नमस्ते साथियों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड का एसएस पेपर और एसएस के पेपर के अंदर बहुत सारे विषयों का समावेश है छात्रों। और उसके अंदर इकोनॉमिक्स है यानी कि अर्थशास्त्र वो स्पेशली वो छात्रों के द्वारा छोड़ दिया था कठिनाई के स्तर के हिसाब से। और उनमें भी हम देखें तो विशेष करके मांग की लोच और जो पूर्ति वाला जो पोर्शन है तो उसको हम बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, लेकिन आपका जो कंपटीटर वो कतई ऐसा नहीं करता है। इसलिए छात्रों बहुत ध्यान से समझें और इस वाले भाग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम आज विशेष करके हमारी जो क्लास है वो इसी के ऊपर आधारित रहेगी। हम किस प्रकार से जो बेसिक चीजें हैं मांग की लोच, पूर्ति की लोच से उन सभी को हम बहुत ध्यान से समझें और फिर हम आगे देखेंगे कि जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन कितनी आसानी से आ रहे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आ रहा है प्रभावपूर्ण इच्छा या आवश्यकता। प्रभावपूर्ण इच्छा या आवश्यकता में किन तत्वों का समावेश होता है? तो इसमें 3 तत्व लेते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु की इच्छा होना, यानी कि हम कोई वस्तु की इच्छा कर रहे हैं, हमें वस्तु ये चाहिए। इच्छा की पूर्ति तो पर्याप्त मात्रा में साधन, यानी कि आपके पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए और साधनों को व्यय करने की तत्परता, यानी कि आपके पास में पैसा तो है लेकिन आप पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी है, तब ये माना जाएगा कि आपको उस वस्तु की आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता कब मांग में परिवर्तित हो जाती है? सिर्फ जैसा कि अपन को लग रहा है मांग का मतलब वो मात्रा अपने द्वारा ले ली जाती है और ली कब जाएगी? जब आपके पास में उसकी एक निश्चित कीमत होगी, निश्चित समय होगा। तो मांग के अंदर 5 तत्व आ रहे हैं, यानी कि 3 तत्व जो आ रहे हैं वो प्रभावपूर्ण इच्छा या आवश्यकता के आ रहे हैं और चौथा और पांचवा तत्व आ रहा है निश्चित समय और निश्चित कीमत। जब ये पांचों तत्वों का समावेश हो जाता है तो आपकी जो आवश्यकता है वो मांग में परिवर्तित हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मांग का अर्थ क्या है। अगर हम इसे देखें जैसे कि अवधि भी आ रही है और कीमत भी आ रही है छात्रों, तो ये आ जाएगा। जैसे मैं एक सामान्य सा उदाहरण आपके सामने देता हूं कि मेरे परिवार में 50 रुपए लीटर के हिसाब से प्रतिदिन 5 लीटर दूध लिया जाता है। तो आपके पास में कीमत भी हो गई, अवधि भी हो गई और हमने ये बता दिया कि हम 5 लीटर दूध ले रहे हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी निश्चित समय अवधि में दी गई कीमत पर उपभोक्ता उस वस्तु की जितनी इकाइयों को लेने के लिए तैयार होता है या तत्पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की मांग कहते हैं। यानी कि निश्चित अवधि भी आ गई और निश्चित समय भी आ गया, यानी कि निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की जितनी इकाइयों का क्रय किया जाता है हम उसे मांग कहते हैं। नेक्स्ट आना है मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से? यहाँ मांग के निर्धारक तत्व या प्रभावित करने वाला तत्व में छात्रों वो सारे तत्व आएंगे जिनकी वजह से मांग मात्रा या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो देखो हमने दे रखा है एक तो प्रत्यक्ष तत्व दे रखा है, या प्रत्यक्ष तत्व का आशय है जिससे मांग सीधी की सीधी प्रभावित हो रही है, यानी कि वस्तु की कीमत। यदि वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है तो हम उसकी मांग को क्या करेंगे? कम कर लेंगे और कीमत के कम होने पर उसकी मांग को हम बढ़ा देंगे। नेक्स्ट आ रहा है ये सारे अन्य तत्व आ रहे हैं, है ना। जैसा कि आगे जाके मांग का जब नियम भी पढ़ेंगे तो वाक्य ये वाली बातें आने वाली है। तो अन्य तत्वों में कौन कौन सा आ रहा है? उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता क्या यदि बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? उस वस्तु की मांग को बढ़ा सकता है। उपभोक्ता क्या है? कम हो जाएगी तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को कम कर सकता है। फिर आ रहा है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की हो गई। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों के में परिवर्तन आता है तो भी उस वस्तु की कीमत प्रभावित होती है। तो संबंधित वस्तुओं को हम बांटते हैं पूरक वस्तुओं और स्थानापन्न वस्तुओं में, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आना है उपभोक्ता की रुचि, पसंद या फैशन। अगर मान लो कुछ ट्रेंड में है या अगर मान लो उपभोक्ताओं की पसंद है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या कर सकता है? उस वस्तु की मात्रा को बढ़ा सकता है, मांग को बढ़ा सकता है। और यदि अगर कोई चीज चलन या फैशन से बाहर हो जाएगी तो उसकी जो मांग होगी उसको कम कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आना है भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना या प्रत्याशा। यदि अगर ऐसी वस्तुएं जो भविष्य में उसकी कीमत में अगर परिवर्तन आ सकता है तो हम वर्तमान के उपभोग को आज क्या कर सकते हैं? कम या अधिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मौसम और जनसंख्या। मौसम और जनसंख्या भी क्या कर सकती है? आपकी मांग को प्रभावित करती है। अगर ग्रीष्म ऋतु है तो ऐसी स्थिति में पंखों की मांग बढ़ जाएगी, कूलर की मांग बढ़ जाएगी, एसी की मांग बढ़ जाएगी, सूती कपड़ों की मांग बढ़ जाएगी, ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ जाएगी। और सर्दी का सीजन आएगा, गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाएगी, हीटर की मांग बढ़ सकती है ना, या तिल और गुड़ के उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। तो मौसम भी क्या कर सकता है? वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आ रहा है जनसंख्या। अगर मान लो आपके परिवार का जो आकार है सदस्यों के हिसाब से, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगी? मांग बढ़ेगी। और अगर ऐसा परिवार है कि जहां पर सदस्यों की संख्या कम है, ऐसी स्थिति में वहां क्या हो जाएगी? मांग कम हो जाएगी। ये वाली बात देश के ऊपर भी हो सकती है, प्रदेश के ऊपर भी हो सकती है। तो जनसंख्या का आकार भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आ रहा है छात्रों मांग के प्रकार। कीमत मांग या मूल्य मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग, और फिर आ रहा संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग।
तो सबसे पहले देखते हैं हम कीमत मांग या मूल्य मांग क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कीमत या मूल्य मांग का मतलब जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन से जब मांग मात्रा प्रभावित होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, कीमत मांग कहेंगे। तो ये आ रहा है, ये आपकी वही डेफिनेशन आ रही है कि किसी निश्चित समय अवधि में दी गई कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की जितनी इकाइयों को लिया जाता है, मतलब कीमत के आधार पर अपन उस वस्तु की जितनी मात्राओं को ले रहे हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, कीमत मांग कहलाएगी। यहाँ कीमत के अतिरिक्त सभी तत्वों को हम क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, यानी कि केवल कीमत का प्रभाव उस वस्तु की मांग पर पड़ता है। ये दे रखा है छात्रों में कीमत और मांग मात्रा, और ये आपका मांग वक्र दे रखा है। अब यार थोड़ी सी एक बात समझने की कि हम देखते हैं जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो बार बार एक बात आएगी कि धनात्मक ढाल और ऋणात्मक ढाल क्या होता है। हम ये देखते हैं हमारी प्रारंभिक जो कीमत दे रखी है वो ये दे रखी है, यानी कि OP1 कीमत पर हम कितनी मात्रा ले रहे हैं, OQ मात्रा ले रहे हैं। यदि वस्तु की कीमत में कमी आती है और वस्तु की कीमत में कमी आएगी तब ऐसी स्थिति में इस कीमत पर हम इतनी मात्रा लेंगे, यानी कि हम इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु पर आ जाते हैं। यानी कि अगर वस्तु की कीमत में कमी आती है तो हम उस वस्तु की मांग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहां समझाने का आशय यह है कि दोनों अक्षों में से यदि अगर एक अक्ष में कमी आती है और दूसरे अक्ष में वृद्धि होती है, यानी कि अक्षों की मात्रा यदि विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है तो इसका जो स्लोप आएगा वो बच्चों क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, है ना। ये बार बार ऋणात्मक ढाल और धनात्मक ढाल आएगा। और जब ऐसा हो जाता है कि यदि दोनों अक्ष अगर बढ़े या दोनों अक्ष साथ में घटे, है ना, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसे हम बोलते हैं धनात्मक ढाल। तो ये जो वक्र होगा वो धनात्मक ढाल का होगा और ये जो वक्र होगा हमें ऋणात्मक ढाल का होगा। तो जो कीमत मांग होती है उनमें वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आय मांग। अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर, यानी कि दूसरे अन्य तत्व सारे स्थिर रहेंगे और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, आय मांग कहते हैं। अब आय के आधार पर, यानी कि आर्थिक दृष्टि के आधार पर हम वस्तुओं को मोटे रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक आ जाएगा सामान्य श्रेष्ठ वस्तु है और एक आ जाएगा निम्न स्तरीय घटिया वस्तु है। अब सामान्य वस्तु में क्या बात आ रही है, उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ साथ जिन वस्तुओं की मांग बढ़ती है और उपभोक्ता की आय के कम होने पर जिन वस्तुओं की मांग कम होती है उन्हें हम सामान्य या श्रेष्ठ वस्तु कहते हैं। और निम्न स्तरीय घटिया वस्तुओं में को उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम करते हैं और आय के कम होने पर जिन वस्तुओं की मांग को बढ़ा दिया जाता है उन्हें हम निम्न स्तरीय मांग कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमको दे रखा है देशी घी और वनस्पति घी। अब जो देशी घी, यदि उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाएगी तो वह देशी घी की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी, देशी घी की मात्रा को वह कम कर लेगा। तो देशी घी जो हो जाएगा वो आर्थिक दृष्टि से होगा वो क्या हो जाएगा, एक सामान्य वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इधर वनस्पति घी आ रहा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में डालडा घी भी कहते हैं। और डालडा घी कहते हैं सबसे पहला जो ब्रांड आया था वो डालडा आया और उसने सालों तक बाजार पर राज किया, इसलिए हम वनस्पति घी की संज्ञा ही केवल डालडा घी से देते हैं, जबकि वास्तविकता में वो वनस्पति घी कहला रहा है। तो जैसे ही आपकी आय बढ़ती है तो वनस्पति घी की मांग को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हम किसकी मांग को बढ़ा देंगे, देशी घी की मांग को बढ़ा देंगे। तो आय के बढ़ने पर वनस्पति घी की मांग को कम कर दिया जाता है और आय यदि कम हो जाती है तो वनस्पति घी की मांग को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो जो वनस्पति घी होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, निम्न स्तरीय घटिया वस्तु है। ये तुलनात्मक रूप से। हम नेक्स्ट देखें, अगर इन्हीं को डायग्राम के द्वारा समझते हैं तो ये देखना, एक तरफ दे रखा है हमें श्रेष्ठ वस्तुएं या सामान्य वस्तुएं, एक तरफ दे रखा पर निम्न स्तरीय घटिया वस्तुएं। अब छात्रों यहां देखो, यदि उपभोक्ता की आय इतनी है और हम इतनी मात्रा ले रहे हैं, है ना, ये आय से प्रभावित हो रही है। जबकि ठीक पहले वाले डायग्राम में हमने क्या किया था, कीमत के साथ में मांग मात्रा को लिया था या वस्तु की मात्रा को लिया था। लेकिन हमारा जो इन वस्तुओं का रिलेशन है वो उपभोक्ता की आय से, इसलिए हम एक अक्ष पर आय ले रहे हैं और दूसरे अक्ष पर वस्तु की मात्रा ले रहे हैं। तो ये दे रखा श्रेष्ठ वस्तुओं में कि यदि उपभोक्ता की आय OI है, ऐसी कंडीशन में अपन कितनी मात्रा ले रहे हैं, OQ मात्रा ले रहे हैं। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो हम इसकी मांग को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तब इसी हिस्से में जो आपका मांग वक्र होगा वो इस टाइप का होगा। इसका मतलब श्रेष्ठ वस्तुओं का जो मांग वक्र होगा बेटा वो धनात्मक ढाल का, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि सामान्य वस्तुओं के लिए जो आय का जो मांग वक्र होता है वो किस प्रकार से होगा, तो वो धनात्मक ढाल का होगा। और निम्न स्तरीय घटिया वस्तुओं के संदर्भ में देखें तो देखो, आय के संदर्भ में अगर इन चीजों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं हम, है ना, यानी कि OI1 पर हम कितनी मांग करें, OQ मांग करें। अब इनकम में कमी आ रही है। अब जब इनकम में कमी आएगी तो चूंकि
जो घटिया वस्तु होगी वो अच्छी वस्तुओं की तुलना में थोड़ी सस्ती होगी, और सस्ती होने की वजह से आपकी इनकम का लेवल कम हो गया, तो अपन क्या करेंगे, इसकी मांग को हम बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में निम्न स्तरीय या जो घटिया वस्तु आ रही है इनका जो मांग वक्र होगा वो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक ढाल का आएगा। तो बच्चों यहां से धनात्मक और ऋणात्मक ढाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आ रहा है आड़ी या तिरछी मांग, है ना, इंपॉर्टेंट है। ये आ रहा है जब दो संबंधित वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत, देखो इतना टाइम क्या पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता की आय का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, वस्तु की मांग के ऊपर। कीमत मांग में उस वस्तु की कीमत का प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ रहा है, उसी वस्तु की मांग के ऊपर। लेकिन आड़ी या तिरछी मांग में जब दो संबंधित वस्तु हम लेते हैं तो एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन का प्रभाव हम दूसरी वस्तु की मात्रा पर देखते हैं, यानी कि एक वस्तु की तो कीमत हो गई और दूसरी वस्तु की मात्रा हो गई। क्वेश्चन कभी ऐसे भी आ सकता है कि आड़ी या तिरछी मांग में होता है ना, या उसका प्रभाव पड़ता है एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की कीमत पर, एक वस्तु की मात्रा का दूसरी वस्तु की मात्रा पर, एक वस्तु की मात्रा का दूसरी वस्तु की मात्रा पर, या एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मात्रा पर, है ना। तो इस प्रकार से आपको 3 या 4 क्वेश्चन दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं, और उनमें से आपको देखना होगा। तो हम उस समय यदि अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हम लंबी लैंग्वेज को देखकर या क्वेश्चन का आकार बड़ा देखकर उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत सरल है। एक वस्तु की कीमत देखनी है पहले और दूसरी वस्तु की मात्रा देखनी, यानी कि एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है वो आपकी आड़ी या तिरछी मांग कहलाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम ये बार बार बोल रहे हैं संबंधित वस्तुएं, तो ये संबंधित वस्तुएं है कौन सी, तो हम सबसे पहले संबंधित वस्तुओं में देखते हैं। तो फर्स्ट आ रहा हमारा प्रतिस्थापन वस्तु है ना, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, उदाहरण के माध्यम से आ सकता है। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती, नाम से जैसा कि स्पष्ट है, प्रतिस्थापन एक के स्थान पर दूसरी, तो वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी कम या अधिक मात्रा में प्रयोग में लाई जा सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि चाय के स्थान पर अपन कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं या गुड़ के स्थान पर शक्कर का प्रयोग किया जा सकता है। तो चाय एवं कॉफी, गुड़ एवं शक्कर, ये प्रतिस्थापन वस्तुएं, इनको हम कम या अधिक मात्रा में एक के स्थान पर दूसरों को प्रयोग में ला सकते हैं। अब जो यहां से जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है ना, कि जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है उनकी आड़ी या तिरछी मांग कैसी होती, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अधिकांश एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यार प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी या तिरछी मांग होती है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर आ रहा है धनात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, और एक वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी। हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस वाली बात को। यह आ जाएगा, हमको फर्स्ट में दे रखा, हम 2 वस्तु ले रहे हैं, गुड़ और शक्कर, वस्तु की कीमत 50 रुपए और गुड़ की जो कीमत है वो भी 50 रुपए। हमारा मासिक जो ये दे रखा है ये 6 किलो दे रखा है और ये 3 किलो दे रखा। अब हम एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मात्रा पर हमको देखना, यानी कि इधर तो हम प्राइस लेंगे और इधर हम डिमांड लेंगे। तो ये आ रहा है कि यदि अगर शक्कर की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो जाती है, तो कीमत 50 से बढ़कर 60 हो गई, तो हमें लगता है कि ये वस्तु महंगी हो गई। और इससे तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो ये गुड़ की तुलना में क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। और हम ये बात जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रयोग है जहां पर हम शक्कर के स्थान पर क्या कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इसकी मात्रा को कम कर दिया, यानी कि हमने 6 की जगह इसके 4 कर लिया, और यहां पर हमने 3 की जगह 5 किलो ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम देख रहे हैं कि इसकी जो कीमत थी, है ना, तो इसकी कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, 50 रुपए से 60 हो गई। अब चूंकि ये महंगी हो गई और इसकी तुलना में अगर ये सस्ती है और इसके स्थान पर हम इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, तो इसकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम देखते हैं कि इसकी जो मांग हो गई वो बढ़ जाती है। तो इसका आशय ये हो जाएगा कि प्रतिस्थापन वस्तुओं के अंदर जो वस्तु की जो कीमत है, एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ती है। तो ये हमारा आ रहा, हमने यहाँ पर ले लिया वस्तु Y की कीमत, यहाँ वस्तु X की मात्रा ले लिया हमने। तो एक तरफ तो X की मात्रा है, एक तरफ Y वस्तु, और X और Y आपस में क्या, 2 संबंधित वस्तुएं। तो ये दे रखा है OP कीमत पर O की मात्रा ले रहे हैं, इसकी यदि कीमत बढ़ती है तो हम इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो ये जो मांग वक्र होगा वो कैसा होगा बच्चों, धनात्मक ढाल का होगा, यानी कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है ये याद रखना है, और साथ साथ में इनकी आड़ी या जो तिरछी मांग होती है वो धनात्मक होती है। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ रहा है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु में देखते हैं कि वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है, वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। और एक के अभाव में, यानी कि एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की जो महत्ता होती है ना, वो न्यून होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ये आ रहा है, देखो वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है और एक के अभाव में दूसरी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता, उन्हें हम पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे ये आ गया हमारा
पेनो रजिस्टर, दाएं और बाएं पैर के जूते, है ना। तो ये आपका पेन और रजिस्टर को हम साथ साथ में प्रयोग लेंगे। दाएं और बाएं पैर के जो जूते, मोजे, चप्पल, सैंडल सारे, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें साथ में प्रयोग में लाई जाती है। आप एक कल्पना कीजिए, यदि आपका एक जूता खो जाता है या एक चप्पल खो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम एक से तो काम नहीं चला सकते ना, हमें दोनों की आवश्यकता होगी। और यदि अगर एक मिलता है और एक नहीं मिलता, तो दूसरे की उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि यदि अगर एक चप्पल है और एक नहीं है, तो हमें जो फासला होता है चलने पर, वो ऐसा लगता है कि वह बहुत बड़ा फासला है ना। जबकि वास्तविकता में फासला क्या होता है? बहुत कम मात्रा में होता है। छात्रों, यही वाली चीज आपकी लाइफ में भी है। सफलता और असफलता के बीच में बहुत छोटा अंतर है, लेकिन जब तक वो चीज हासिल नहीं होती, तब तक वो फासला जो है वो हमें बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा सा प्रयास करें, अच्छे प्रयास करें और सफलता को हासिल करें। मुझे छात्रों एक बहुत अच्छी सी एक शॉर्ट स्टोरी इसके ऊपर याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूं। एक रेलवे स्टेशन का सीन है, रेलवे स्टेशन है और वहां पर दो बच्चों को दिखाया गया और दोनों की मनोदशा को समझना। एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही संभ्रांत परिवार से, बहुत पैसे वाला है, और वह एक बेंच पर बैठा हुआ और अपने पैरों को हिला रहा, और उसकी जो नजर है वो कंटिन्यू अपने जूतों या चमचमाते हुए जूतों के ऊपर है। साथ ही उसके पिताजी खड़े हैं, जो कि बहुत ही व्यवस्थित और बहुत अच्छे पैसे वाले दिखाई दे रहे हैं। और एक मूक मूवी है ना, एक बहुत शॉर्ट मूवी लेकिन मूक है। उधर एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही खराब है, यानी कि माली हालत है उसकी। और उसको देखते हम, वो लड़का होता है, उसके तन के ऊपर पर्याप्त मात्रा में कपड़े नहीं होते और वह अपनी टूटी फूटी जो चप्पल होती है उसे कपड़े से और जैसे तैसे बांध रहा होता है और उसे तैयार कर रहा होता है। थोड़ी देर में वो ट्रेन आती है यहाँ पर, और जब ट्रेन आती है तो वो ट्रेन की जो डिब्बे है वो बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं है। तो जब ट्रेन आती है, सारे जो यात्री थे उसमें चढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे भीड़ चढ़ती जाती है और लास्ट में दौड़ के, और वो जो पिता और जो पुत्र हैं वो भी उस डिब्बे में चढ़ते हैं। पिता चढ़ते हैं और पुत्र का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन सहसा उस लड़के का एक शूज, एक जूता है वो खुल जाता है और प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। जब वो दूसरा बच्चा इस सीन को देखता है तो उसके मन में एक अच्छा भाव आता है कि क्यों ना मैं इस जूते को उस बच्चे तक पहुंचा दूं। वह दौड़ता है, उस जूते को उठाता है। तब तक ट्रेन स्टार्ट हो चुकी होती है। वो बच्चा उस जूते को लेके और ट्रेन की तरफ दौड़ रहा होता है। अब ट्रेन भी अपनी स्पीड ले चुकी होती है, बच्चा भी अपनी पूरी क्षमताओं के साथ में दौड़ता है और उस जूते को वहां उस दूसरे लड़के तक पहुंचाना चाहता है। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ाती है, बच्चा भी अपनी पूरी क्षमताओं से दौड़ रहा है, लेकिन अब उस बच्चे को लग जाता है कि यार वाकई में मैं जूता नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में वहां वो गेट पर जो खड़ा बच्चा ट्रेन में, वो ये इंतजार कर रहा है कि मेरा जूता मुझे मिल जाए। और फाइनली ऐसा होता है कि वो जो लड़का होता है प्लेटफॉर्म पे, वो उस जूते को फेंकता है, लेकिन वो जो जूता होता है वो उसके गेट से टकरा के और प्लेटफॉर्म में गिर जाता है। यानी उस जो बच्चे का जो प्रयास था वो इतना अच्छा होता है ना, उसका एक अच्छा भाव होता है कि वह उस जूते को उस दूसरे बच्चे तक पहुंचा दे। लेकिन बेटा अब बारी दूसरे बच्चे की थी। अब दूसरे बच्चे ने क्या किया, जब दूसरे बच्चे को लग गया कि अब ये जूता मेरे काम आने वाला नहीं है क्योंकि मेरे पास एक जूता है, तो छात्रा वो जो बच्चा होता बहुत त्वरित डिसीजन लेता है और अपना दूसरा जूता निकाल के और प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। बेटा दोनों बच्चों की जो मनोदशा थी वो कितनी अच्छी थी, दोनों के भाव कितने अच्छे थे, है ना। तो बेटा उन्होंने डिसीजन लिया, और ये जो डिसीजन है वो आपके एग्जाम में भी काम में आने वाला है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि एक ही छोटी सी स्टोरी क्या हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काम आ सकती है, क्या हमारे कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकती है, तो बिल्कुल सटीक बात है, ये काम आ सकती है। हम विगत कुछ सालों से देख रहे हैं, 1-1.5 साल से जो पेपर पैटर्न आया है उसमें क्वेश्चनों की संख्या, अगर 100 नंबर का अगर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए उसमें 200 या 250 क्वेश्चनों का समावेश है। क्या तो वो लैंग्वेज के रूप में होंगे, है ना, या वो ऑप्शन में ऑप्शनों की संख्या को बढ़ाकर हो जाएंगे। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है, आपको डिसीजन लेना किन प्रश्नों को करना है, किन प्रश्नों को छोड़ना है। तो बेटा ये आपका विवेक होगा कि आपको उस एग्जाम हॉल में आपके विवेक से काम में लेना है, और उस विवेक से काम में लेते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, और वो जो गैप होगा उस गैप को बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे। यानी कि आप सफलता के बहुत नजदीक हैं, अपने अच्छे प्रयास किए और आगे बढ़िए। चलो, मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी होगी। चलो अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं पूरक वस्तुओं में। हाँ, तो पूरक वस्तुओं में अपन क्या कर रहे थे, वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है उन्हें हम पूरक वस्तुएं होते हैं, और एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं होता। एग्जाम्पल से देखते हैं।
यहां देखो अपन को दे रखा बाइक और पेट्रोल। बाइक की कीमतें अगर बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाइक की मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि इसकी कीमतें इतनी ज्यादा हो गई है तो इनकी मांग को कम कर देंगे। अब चूंकि बाइक और पेट्रोल साथ साथ काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लो बाइक की अगर डिमांड होगी तो सीधी सी बात है हम किसकी डिमांड करेंगे, है ना, पेट्रोल की मांग करेंगे, और बाइक की अगर डिमांड कम हो जाती है तो हम पेट्रोल की डिमांड भी कम करेंगे। तो यहां बाइक की कीमत यदि बढ़ जाती है तो हमने बाइक की डिमांड को कम कर दिया, बाइक की डिमांड को कम करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड होगी वो स्वतः क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इसकी कीमत और इसकी डिमांड में देखते हैं, तो इसकी अगर कीमत बढ़ती है तो इसकी डिमांड को हमने क्या कर दिया, कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, का जो पूरक वस्तु होती है इनकी आड़ी या तिरछी मांग होती है वो ऋणात्मक होती है। तो बच्चों आपको बस कल क्वेश्चन ये याद रखना है, आड़ी या तिरछी मांग का मतलब क्या होगा, एक वस्तु की कीमत का, मतलब जो 3 क्वेश्चन मोटे रूप से आ सकते हैं, एक वस्तु की कीमत का, दूसरी वस्तु की मात्रा पर प्रभाव, एक बात तो ये याद रखनी। और संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की हो गई, प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी या तिरछी मांग धनात्मक और पूरक वस्तु की आड़ी या तिरछी मांग ऋणात्मक। ये 3 क्वेश्चन है, उन 3 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ रहा है संयुक्त मांग, वे मांग, नाम से पता चल रहा है ना, जॉइंट डिमांड का वे मांग जो साथ साथ की जाती है ना, जैसा कि अपन ने पूरक वस्तुओं में पढ़ा है ना, तो वे वस्तुएं जो साथ साथ जिनकी मांग की जाएगी वो क्या कहलाएगी, संयुक्त मांग कहलाएंगी। वही पेन और रजिस्टर हो गया, कार पेट्रोल हो गया। नेक्स्ट आ रहा है व्युत्पन्न मांग, जब किसी एक वस्तु की मांग करते हैं और उसकी वजह से अन्य वस्तुओं की मांग भी अगर उत्पन्न होती है तो उसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में दिखा कि यदि अगर हम मकान की मांग करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें सीमेंट की मांग करनी होगी, ईंट की मांग करनी होगी, है ना, लोहे या सरिये की मांग करनी होगी, है ना, कारीगर की मांग करनी होगी, रेत की मांग करनी होगी। तो इन सभी जो चीजें हैं वो किसकी मांग की वजह से उत्पन्न हो रही है, मकान के मांग की वजह से। तो ये क्या कहला रही है, व्युत्पन्न मांग कहला रही है। नेक्स्ट आ रहा है सामूहिक या मिश्रित मांग, है ना। सामूहिक या मिश्रित मांग किसे कहते हैं, कि ऐसी वस्तुएं जिनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, है ना। जैसे हम देख रहे हैं, हमारा उदाहरण लेकर हमने कहा बिजली का प्रयोग है, तो बिजली के बहुत सारे प्रयोग हो गए, है ना, वो रोशनी के लिए भी हो सकता है, वो पावर के लिए हो सकता है, वो ईंधन के लिए हो सकता है ना। तो इन सभी की जो मांग का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सामूहिक मांग कहलाएगा। हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जैसे कि हम चने की दाल की मांग कर रहे हैं। अब चने की दाल का अगर अपन डिमांड करें तो चने की दाल के बहुत सारे प्रयोग है। चने की दाल स्वयं दाल बनाने के प्रयोग में, चने की दाल से जो बना हुआ बेसन है वो नमकीन या मिठाई बनाने में, तो उसके प्रयोग भी बढ़ जाते हैं। तो उन सभी जो मांग हो रही है उनका जो योग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपकी सामूहिक या यौगिक मिश्रित मांग कहलाती है। नेक्स्ट आ रहा है मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। नाम से पता चल रहा बाजार मांग अनुसूची क्या हो जाएगा, बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उन सभी की जो मांग की जा रही है उनके द्वारा उनका जो क्षैतिज योग होगा उसे हम क्या कहते हैं, बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। नेक्स्ट देखना, ये आ रहा है एक निश्चित समय अवधि में दी गई कीमतों पर, बेटा बहुत सारी कीमतें होंगी तभी आपकी टेबल तालिका बनेगी ना। तो एक निश्चित समय अवधि में दी गई कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा जब वस्तुओं की जो मांग की जाती है, उस वस्तु की जो मांग की जाती है उनको जब तालिका या के द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाजार मांग अनुसूची कहेंगे। अब बेटा इसमें जो एक चीज आ रही है, एक शब्द आ रहा है, ये आ रहा है कि बाजार मांग अनुसूची विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग का क्षैतिज योग होती है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है जैसा कि आपको बताया कि मान लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, उपरोक्त में से कितने सही है, ABC सही है, BCD सही है, ABCD सही है ना, या ADC सही है। तो ऐसे करके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अधिकांश क्वेश्चन वर्तमान में मेरिट कम जाने का जो कारण भी यही है, यानी कि आपको सारी चीजें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो एक बहुत सामान्य सा शब्द दे रखा क्षैतिज, कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बाजार मांग विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग का क्षैतिज योग होती है, और क्षैतिज की जगह हो सकता है वो लंबवत भी दे देवे, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्षैतिज। अभी क्षैतिज का मतलब क्या समझना, ये अपन को कीमत दे रखी है 50, 40, 30, 20, कीमत घटते क्रम में, और जो उपभोक्ताओं की डिमांड दे रखी है वो बढ़ते क्रम में। क्यों, क्योंकि बेटा विपरीत संबंध होता है इस वजह से। तो यहां देखना, जब वस्तु की कीमत 50 रुपए तो उपभोक्ता एक द्वारा 1 इकाई और बी द्वारा 2 इकाइयों की मांग की जा रही, तब आपकी जो बाजार मांग होगी कितनी हो जाएगी, तो हम देख रहे हैं ये आ जाएगी 3। तो ये हमने क्षैतिज योग किया। तो इस प्रकार से अगर हम योग करते हैं तो क्षैतिज योग, और ये वाला जो योग आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, लंबवत योग आ जाएगा। अब देखना लंबवत अगर अपन योग करते हैं इसका, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जैसे अगर मान लो इसका अपन लंबवत योग करते हैं, 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15, ये आपका 15 आ रहा। अब ये जो 15 आ रहा ना, ये उपभोक्ता की कुल मांग आएगी, है ना। जबकि बाजार मांग अगर देखें तो वो क्या आ जाएगी, क्षैतिज योग आएगी। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्षैतिज शब्द को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं,
बच्चों मांग का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सरल है, लेकिन फिर भी गलती करते हैं। ये आ रहा है मांग का नियम, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर। जैसा कि हमने फर्स्ट में जब मांग को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़े थे तो उसमें आया था, तो एक तो प्रत्यक्ष तत्व होता है जो उस वस्तु को सीधा सीधा प्रभावित करना, और एक आ रहे हैं बच्चों अन्य तत्व। अब अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो मांग मात्रा बढ़ती है, और कीमत के कम होने पर, कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा में कमी आती है। यानी कि कीमत और मांग मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है, और ये हमारा मांग का नियम। अब समझना बेटा, है ना। अब अन्य तत्व में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, ये है ना, इनको समझना भी आवश्यक है। ये हमको दे रखी है कीमत घटते क्रम में और आपके मांग मात्रा बढ़ते क्रम में। अब ये आ रहा है कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता की रुचि, है ना, संबंधित वस्तु की कीमत, भविष्य में वस्तु में कीमत में परिवर्तन की संभावना। अब बच्चों यहां समझना ध्यान से, तो इन सभी तत्वों को हम क्या मान के चल रहे हैं, स्थिर मान के चल रहे हैं, है ना। इन सभी तत्वों को हमने स्थिर मान लिया, इनमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर इनमें परिवर्तन होता है तो मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इन सबको स्थिर मानेंगे। ऐसी स्थिति में यदि कीमत बढ़ती है तो मांग में कमी, और कीमत के कम होने पर मांग में वृद्धि होती है। तो ये विशेष करके ध्यान रखना है, कीमत और मांग मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। इन सभी चीजों को अपन स्थिर मानकर चलते हैं। अब जैसे कि स्थिर नहीं माने, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वह बढ़ी हुई कीमत पर भी क्या कर सकता है, अधिक इकाइयों का क्रय कर सकता है। तो हमने उपभोक्ता की आय को क्या मान लिया, स्थिर मान लिया। उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और उपभोक्ता की उस वस्तु के प्रति रुचि बढ़ जाती है, तो बढ़ी हुई कीमत पर भी क्या करेगा, अधिक इकाइयों का क्रय करेगा, तब भी मांग का नियम लागू नहीं होना है। फिर संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, आप दो संबंधित वस्तुएं लेने जा रहे हैं, है ना, आप कोई फ्रूट लेने जा रहे हैं, आपने एक फल लिया और उससे रिलेटेड कोई दूसरा फल भी है और उसकी कीमत सस्ती हो जाती है, तो हम उसकी मात्रा को क्या करेंगे, है ना, कम करके और दूसरी वस्तु की मात्रा को ले लेंगे। यानी कि क्या हुआ, संबंधित वस्तु की कीमत ने भी किसमें प्रभावित किया, है ना, उस वस्तु की मांग को प्रभावित किया। और एक कारण भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना, यदि भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना होती है तो ऐसे स्थिति में भी आपका जो मांग का नियम लागू नहीं होगा। अब हम देखते हैं शत्रु गलती कहां होती है। यहां पर सबसे बड़ी जो गलती की जाती है, यहां देखना है ना, बहुत सामान्य सी चीज है ये, लेकिन उसके बावजूद भी गलती करके आते हैं। अब हमारे दिमाग में केवल एक बात रहेगी, क्योंकि अपन बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध है, केवल हमारे लिए यही काफी होता है, जबकि हम इस चीज को गहराई को ध्यान से नहीं समझते हैं। व्यवहारिक अगर लाइफ में देखें तो क्या होता है, किसी वस्तु को लेने गए हम, अगर कीमत बढ़ जाएगी तो आप उसकी मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और कीमत कम हो जाती है, उसकी मांग को बढ़ा देंगे। कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है, ये आ गया डिमांड और प्राइस। यदि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है ना, एक क्वेश्चन बहुत सामान्य सा है, यदि किसी वस्तु की मांग के बढ़ने पर कीमत पर प्रभाव होगा। अब अपन क्या जानते हैं, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, लेकिन बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है, कीमत का मांग के ऊपर प्रभाव और मांग का कीमत के ऊपर प्रभाव बहुत अलग अलग है। यानी अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है ना, तो वस्तु की डिमांड बढ़ने पर, जैसा कि हम देखते हैं कि दीपावली के सीजन पर मिठाइयों की मांग बढ़ गई, तो क्या दुकानदार कीमत को कम करेगा क्या, नहीं, वह कीमत को क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है ये ना। और अगर मान लो डिमांड कम हो जाती है, कि ऐसी दुकान है जहां पर उसकी जो सेल है वो कम हो गई, अब सेल कम होने पर क्या करेगा, वो कीमत को बढ़ाएगा, तो जो होगी ना सेल वो भी खत्म हो जाएगी, तो वह अपनी क्या करेगा, अपनी कीमत को कम करेगा, ताकि उसकी सेल थोड़ी बहुत बढ़ सके, वह मार्केट के व्यवहार को पहचान के और मार्केट में बना रह सकता है। तो वस्तु की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ेगी, वस्तु की डिमांड कम हो जाती है तो कीमत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विपरीत रिलेशन आता है बेटा, वो कीमत का मांग मात्रा पर प्रभाव देखने में आता है, यानी कि मांग का कीमत पर प्रभाव में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है ना, ये मेजर डिफरेंस है, और यहां गलतियां करते हैं और इस रिलेशन के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये आज की हमारी क्लास यहीं तक है, और मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के ठीक आगे हमारी क्लास रहेगी, और जब मांग की लॉन्च पूर्ति और पूर्ति की लॉन्च हो जाती है, और जब हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो आपको इतने इजी लगने वाले हैं, और आपके सारे डाउट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करने से के लिए आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझे आप इन्हें, और मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से मांग की लॉन्च और जो अन्य अवधारणाएं आ रही, हम उनको बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।